बच्चेदानी की सफाई। बच्चेदानी की सफाई आम जन में प्रचलित एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म होता है। लिहाजा आम जन के मन में भारी उत्सुकता रहती है कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब आपके डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बच्चेदानी की सफाई कराने की सलाह देती हैं। और आखिर ये बच्चेदानी की सफाई किस तरह से कराई जाती है। सफाई का टर्म तो हम बड़े कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन बच्चेदानी की सफाई आखिर किस तरह से करी जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट अपने सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बच्चेदानी की सफाई कराने की सलाह दे सकती है और बच्चेदानी की सफाई का प्रोसीजर क्या होता है, ताकि इसको लेकर आपके मन में जो अनावश्यक डर है, चिंता है, वो भी निकल सके और आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल सके। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और विश्वसनीय मेडिकल जानकारी अगर आप एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। ये भी बताना चाहूंगी कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइस बराबर शेयर करती हूँ। आप चाहें तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के इच्छुक हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चेदानी की सफाई के बारे में। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, बच्चेदानी की सफाई ये कॉमन लेमन लैंग्वेज है, आम जन में प्रचलित होता है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसको डीएनसी या डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज का नाम दिया जाता है। डायलेटेशन यानी किसी छेद को बड़ा करना और क्यूरेटाज से तात्पर्य होता है खुरच कर निकालना। अब इसी बात को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है महिलाओं में जब आपकी डॉक्टर आपको बच्चेदानी की सफाई या डीएनसी की सलाह दे सकती है। आपकी डॉक्टर दो कंडीशंस में बच्चेदानी की सफाई या डीएनसी की सलाह दे सकती है। पहले हो सकती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, दूसरा हो सकता है प्रेग्नेंट स्टेट। पहले हम प्रेग्नेंट स्टेट में डीएनसी को डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब प्रेग्नेंट होने के बावजूद महिला को डीएनसी की सलाह दी जाती है। पहली कंडीशन होती है स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज हो जाना, जिसको आम भाषा में कहते हैं। अगर किसी महिला का स्वतः ही अबॉर्शन किसी भी वजह से हो जाता है और उसको ब्लीडिंग हो रही है तो क्लिनिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी रिपोर्ट की बिना पर आपके डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि अबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट भी हुआ है कि इनकम्प्लीट रह गया है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स बच्चेदानी के अंदर रह तो नहीं गए हैं। अगर अबॉर्शन के कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी बच्चेदानी के अंदर या यूट्रस के अंदर है तो ऐसी स्थिति में डीएनसी करके उनको निकलवाने की सलाह दी जाती है, अन्यथा महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग या इन्फेक्शन होने का खतरा बन सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि मेडिकल टर्म है जिसको आम भाषा में अबॉर्शन का नाम देते हैं। यानी हम सब जानते हैं हमारे भारत देश में अबॉर्शन लीगली कानूनी तौर पर मान्य होता है 5 महीने तक। तो अगर 5 महीने की प्रेगनेंसी तक महिला या उसके पार्टनर किसी भी वजह से अबॉर्शन कराने का निर्णय लेते हैं, किसी भी लीगल वजह से अबॉर्शन कराने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पहले 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि सर्जिकल माध्यम यानी कि डीएनसी के द्वारा आपका अबॉर्शन करा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको डीएनसी यानी कि बच्चेदानी की सफाई की सलाह दी जाती है। मात्र पहले 3 महीनों में ही ये करा जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन से तात्पर्य होता है कि प्रेगनेंसी की शुरुआती महीने में ही सोनोग्राफी के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है और बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। सिंपल टर्म्स में समझें कि जो भ्रूण है वो माँ के यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर ही खत्म हो चुका है। ऐसी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करेगी। समय रहते हुए अगर आप डीएनसी या सर्जिकल प्रोसीजर अपना लेंगे तो बेहतर होगा, अन्यथा फिर जैसे कि मैंने पहले समझा ब्लीडिंग या इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो मिस्ड अबॉर्शन की स्थिति में भी डॉक्टर्स आपको डीएनसी या बच्चेदानी की सफाई की सलाह दे सकते हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुआ था इनकम्प्लीट अबॉर्शन। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआती हिस्से में बताया था, या तो जो मिसकैरेज यानी कि स्पॉन्टेनियस हुआ हो, या फिर आपने यूं ही काउंटर पर दवाई की काउंटर से लेकर अबॉर्शन करने के लिए अपने आप ही दवाइयां खा ली हैं या किसी सहेली या दोस्त से पूछ के दवाइयां खा ली हैं, तो भी आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है।
मैं अपने पहले की वीडियोस में बार बार ये समझाती रही हूं कि अबॉर्शन की पिल्स अपने आप लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। एक ट्रेन्ड डॉक्टर के सुपरविजन में ही गोलियों का सेवन करा जाना चाहिए, अन्यथा इनकम्प्लीट अबॉर्शन होकर अत्यधिक ब्लीडिंग होने का या जानलेवा स्थिति उत्पन्न होने का भी खतरा बन सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आप अबॉर्शन कराना चाहें तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही करें। हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के, यानी कि अबॉर्शन आधा अधूरा हुआ है, ऐसे में महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही होती है, तब भी हम डीएनसी करके जो प्रोडक्ट्स बच्चेदानी के अंदर रह गए हैं उनको एम्प्टी कर देते हैं, बच्चेदानी को खाली कर देते हैं ताकि फिर ब्लीडिंग रोक सके और इन्फेक्शन अत्यधिक ना फैले। अब हम बढ़ते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की तरफ। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट यानी महिला जब प्रेग्नेंट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हम कुछ जांचें कर रहे हैं तो सोनोग्राफी रिपोर्ट में हमें कोई बच्चेदानी के अंदर कोई सस्पिशियस ग्रोथ नजर आ रही है, कहीं कैंसर या ट्यूमर तो नहीं है, या अत्यधिक जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो अत्यधिक थिकन नजर आ रही है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया है, या फिर महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग की भी शिकायत हो रही है। तो अगर महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में आपके डॉक्टर्स पहले तो दवाइयों इंजेक्शन से उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है तो कभी कभी डीएनसी या डायलेटेशन क्यूरेटाज करके एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी ली जाती है। डीएनसी का एक और फायदा होता है कि कई बार इससे ब्लीडिंग भी रुक जाती है, और जैसे कि मैंने समझाया तो कोई सस्पिशियस ग्रोथ नजर आ रही है तब भी हम बायोप्सी का स्पेसिमेन डीएनसी करके निकाल सकते हैं। और डीएनसी के बाद जो बायोप्सी का स्पेसिमेन हमें मिलता है, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया यानी कि बच्चे की दीवार बहुत थिकन्ड थी तब भी हम बायोप्सी का सैंपल निकाल सकते हैं, या अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी तब भी हम बायोप्सी का सैंपल निकालें, तो ये सारे स्पेसिमेन को फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और इंश्योर करा जाता है कि अंदर कोई और बड़ी गड़बड़ी यानी कि कैंसर होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद कई महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना रहती है। इसको रूल आउट करने के लिए डीएनसी एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जिससे ब्लीडिंग भी रुक सकती है, साथ ही साथ बायोप्सी के स्पेसिमेन के माध्यम से कंफर्म भी कर सकते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो के इस हिस्से में हमने समझा कि किन कंडीशंस में आपके डॉक्टर आपको बच्चेदानी की सफाई कराने की सलाह दे सकती है, कौन सी प्रेग्नेंट कंडीशंस में और कौन सी नॉन प्रेग्नेंट कंडीशंस में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ कि बच्चेदानी की सफाई आखिर किस तरह से करी जाती है। तो जो ये डीएनसी का प्रोसीजर है ये हॉस्पिटलाइज करके करा जाता है। इसके लिए आपको अस्पताल में तकरीबन 6 से लेकर 8 घंटे तक भर्ती रहना पड़ता है। मान लीजिए कि आप सुबह भर्ती होते हैं तो शाम तक आपकी छुट्टी कर दी जाती है, और इस प्रोसीजर के लिए लेने के पहले आपके कुछ ब्लड और यूरिन के इन्वेस्टिगेशंस लिए जाते हैं। जब आपके डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट और जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं और जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं इन सारी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, तभी आपको एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस दी जाती है, यानी कि आपको बेहोशी अवस्था में फिर प्रोसीजर कराने की अनुमति मिलती है। अब नियत समय पर आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। जो आपको ऑपरेशन का समय बताया गया है आपके डॉक्टर्स आपको ताकीद देते हैं कि उस समय के 4 से 6 घंटे पहले आप कुछ भी भोजन ग्रहण न करें, जरा भी भोजन न ले, अन्यथा एनेस्थीसिया के समय आपको डिफिकल्टी हो सकती है। और तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले पानी की एक भी बूंद लेना बंद कर दें। अगर आप खाली पेट रहेंगे तो आपके एनेस्थीसिया ठीक तरीके से हो पाएगा। इसके साथ ही कुछ गायनेकोलॉजिस्ट डायलेटेशन यानी बच्चेदानी के मुंह खोलने के पर्पज से आपको जो प्रोसीजर है उससे 2 से 4 घंटे पहले 1 या 2 दवाई लेने की भी सलाह दे सकते हैं। नियत समय पर आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया जाता है, फिर आपको शॉर्ट जी या शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके चलते आप बेहोश या सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। फिर आपको किसी भी दिक्कत, किसी भी पेन, ब्लीडिंग, किसी का कुछ पता नहीं चलता है, आप गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके उपरांत आपकी जो डॉक्टर, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो बच्चेदानी के मुंह का सीरियल डायलेटेशन धीरे धीरे करके उसका साइज बढ़ाती है डायलेटर्स की मदद से। इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ओवम फॉर्सेप्स और क्यूरेट की मदद से आपके बच्चेदानी या यूट्रस के अंदर जो भी रिटेन प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स बचे रह गए हैं, ये जो बायोप्सी के स्पेसिमेन लेना है वो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ले लिया जाता है। आखिरी में क्यूरेट नामक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बच्चेदानी की दीवार का क्यूरेट कर दिया जाता है। जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट संतुष्ट हो जाती है कि बच्चेदानी के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं रह गए हैं, जो यूट्रस से पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है और आपकी ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, तब इस प्रोसीजर को समाप्त कर दिया जाता है। फिर आपको बेहोशी की सुप्त अवस्था से आपको वापस आ जाती हैं आप।
इसके उपरांत आपको आपके हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और 4 घंटे तक रहने की सलाह दी जाती है। और जो प्रोसीजर है उसके तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद तक आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की कुछ भी खाद्य पदार्थ या पानी तक का भी सेवन ना करें, क्योंकि इस दौरान आप कई बार नींद में या फिर बेहोशी की अवस्था में कुछ हद तक बने रहते हैं। 2 घंटे बाद जब आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते तब जो हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ होता है वो आपके वाइटल पैरामीटर्स यानी कि पल्स, ब्लड प्रेशर को लेगा, आपकी ब्लीडिंग को चेक करेगा कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि नहीं। सारे वाइटल पैरामीटर्स ठीक पाए जाने पर फिर आपको थोड़ी मात्रा में पानी लेने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आप थोड़ी सी चाय भी ले सकते हैं। जब इसके बाद देखा जाता है कि पानी और चाय के उपरांत मरीज कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, उसको वॉमिटिंग का सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो उसको कहा जाता है कि वॉशरूम हो के आए। जब मरीज ठीक तरह से यूरिन पास कर लेता है तो डॉक्टर संतुष्ट हो जाते हैं कि कहीं और कोई इंजरी नहीं हुई है और वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर भी ठीक चल रहा है और ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है। तो इसके उपरांत फिर तकरीबन 1-2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आपके डॉक्टर आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं और तकरीबन 3 से 5 दिन के लिए आपको कुछ पेन किलर्स या कुछ एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह भी दी जाती है। इसके उपरांत भी डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबके साथ शेयर करा कि आखिर बच्चेदानी की सफाई या डीएनसी या डायलिटेशन क्यूरेटाज का प्रोसीजर कब अपनाया जाता है, इसको करने की सही विधि क्या होती है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे अनसुलझे सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ध्यान से इसको लाइक करिए और कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करके उनको भी जागरूक करिए और स्वास्थ्य जागरूकता के इस मिशन में इस तरीके से अपना सहयोग देना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय।